हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 7 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स जो आने वाले हर एक वनडे एग्जाम में आपके लिए होने वाले हैं यूजफुल। ओके, तो सबसे पहले तो हमें बात करनी है आज का इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि आज ना सीवी रमन साहब की बर्थ एनिवर्सरी है। तो कुछ हम बातें स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती हैं अबाउट द सीवी रमन। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को रिलीज किया है, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए हैं, उस पर भी हमें डिस्कशन करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एक नई गवर्नमेंट स्कीम को लॉन्च किया है, वो भी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा डिफेंस की न्यूज भी आपको मिलेंगी विथ लॉट्स ऑफ एमसीक्यू। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट डेज। आज है 7 नवंबर। अच्छा, 7 नवंबर को ना मैरी क्यूरी की भी बर्थ एनिवर्सरी होती है। ये वही पर्सनालिटी है, केवल एकमात्र ऐसी पर्सन है जिनको दो अलग अलग फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है। आप सभी लोगों को पता ही होगा कि मैरी क्यूरी को फिजिक्स की फील्ड में एज वेल एज केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। इन्होंने डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी की। तो आज 7 नवंबर को मैरी क्यूरी का भी बर्थडे होता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में, जो हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं 7 नवंबर को। 2014 में उस समय के जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की शुरुआत 2014 में की थी। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, 7 नवंबर को हम नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाते हैं, वहीं 4 4 फरवरी के दिन हम वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है? 4 फरवरी को होता है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे 7 नवंबर को होता है। इसकी थीम क्या है? होप, लव एंड स्ट्रेंथ आर वेपन अगेंस्ट कैंसर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। ओके, आज 7 नवंबर को बर्थ एनिवर्सरी है सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन की। इनका जन्म 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इन्होंने रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 1928 में, और उसके बाद रमन इफेक्ट की या फिर जो रमन आपका इफेक्ट है उसकी डिस्कवरी के कारण सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स की फील्ड में। और ये एशिया से पहले पर्सन हैं जिन्हें फिजिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया है। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीवी रमन साहब को भारत रत्न अवार्ड भी दिया है। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था। ठीक है, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन के साथ। सर सीवी रमन जी को लेनिन पीस प्राइज भी मिला है 1957 में। और चंद्रमा पे एक क्रेटर है जिसका नाम सीवी रमन जी के नाम पे रखा गया है। तो ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में स्टैटिक पॉइंट से पूछे जाते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे करेंट अफेयर्स को बिहार से, यूपी से और अलग अलग एरिया से देखते हैं। तो उन सभी लोगों को और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम सभी को पता है कि इंडिया में छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। छठ पूजा बेसिकली बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में मनाई जाती है, और यहाँ के लोग जो हैं वो छठ पूजा को मनाते हैं। छठ छठ पूजा जो है वो 4 डे का फेस्टिवल होता है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार होता है। जनरली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आपको छठ पूजा देखने को मिल जाएगी, और दिवाली के 6 दिन के बाद आपको छठ पूजा देखने को मिलती है। इसमें हम सन मतलब सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूर्य भगवान के साथ साथ सूर्य भगवान की जो सिस्टर है छठी मैया, इनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, पहला जो दिन होता है फेस्टिवल का उसे हम नहाए खाए के नाम से जानते हैं, जो कि चतुर्थी तिथि होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की। ठीक है, चतुर्थी तिथि होती है कार्तिक शुक्ल पक्ष की, ये पहला दिन होता है। उसके बाद सेकेंड जो डे होता है फेस्टिवल का उसका नाम होता है कारना। फिर छठ पूजा या छठी जो होती है वो, उसके साथ हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य को हम अर्घ समर्पित करते हैं, और अर्घ समर्पित करने के बाद यहाँ पे जो फास्टिंग होती है उसको तोड़ा जाता है और अपने रिलेटिव में, अपने नेबर में प्रसाद को बांटा जाता है। तो इस तरीके से छठ पूजा का आयोजन हर साल किया जाता है। कहाँ पर? बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, झारखंड और नेपाल में।
अब यहाँ पे तो हम छठ पूजा मना ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा नुकसान भी हमको हुआ है। कैसा नुकसान हुआ है? बिहार कोकिला, जिन्हें छठ पूजा के सॉन्ग के लिए जाना जाता है, मतलब छठ पूजा की शुरुआत मॉर्निंग में सबसे पहले जिन गानों के साथ होती है, वो गाने किसके थे? वो गाने थे शारदा सिन्हा के। शी पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, इनका निधन हो गया है। अच्छा, आप लोगों ने कई सारी मूवीज ऑब्वियसली बात है देखी होंगी, और हिंदी फिल्म आप लोग ने शायद देखी होगी गैंग्स ऑफ वासेपुर 2। उसमें एक सॉन्ग था, अम, तार बिजली से पतले हैं हमारे पिया, ऐसा करके एक सॉन्ग था ना, वो भी इन्होंने ही गाया था। ठीक है, तो पॉपुलर फोक सिंगर एंड बिहार कोकिला शारदा सिन्हा पास्ड अवे रिसेंटली। इन्होंने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 1971 में आकाशवाणी से की थी। इन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगधी डायलेक्ट में बहुत सारे गानों को गाया है, और छठ पूजा के सॉन्ग के लिए, इसके अलावा विवाह गीत के लिए फेमस आपको देखने को मिलेंगी शारदा सिन्हा। इसके अलावा इन्होंने गिरमिटिया लेवर, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश एंड बिहार के ब्रिटिश एरा में जो लोग थे, वो शुगर प्लांटेशन में काम करने के लिए फिजी, मॉरिशियस एंड सेसल्स जैसे आइलैंड में चले गए। ठीक है, तो इन लिबरल्स के लिए भी गाना किसने गाया है? शारदा सिन्हा ने गाया है। इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हैं, जिनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड 1991 में, और पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 2018 में। इन्हें साहित्य नाटक अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है। इन्हें एक बीमारी हो गई थी जिसका नाम था माइलोमा डिसीज, जिसके कारण इनकी डेथ हो गई। मल्टीपल माइलोमा डिसीज इनको हुआ था, मतलब मल्टीपल ब्लड कैंसर इनकी प्लाज्मा सेल को इफेक्ट कर गए थे। तो इसलिए आपको शारदा सिन्हा का नाम याद रखना है। डन। चलिए, ये तो हमारी इंपॉर्टेंट डेज वाला सेगमेंट खत्म होता है। आज की हम टॉप न्यूज देखेंगे, वो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। रिसेंटली हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को पब्लिश किया है, और इसमें अगेन आप देखेंगे कि वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट आपको सिंगापुर का पासपोर्ट देखने को मिलेगा। सिंगापुर के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, वो 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। सिंगापुर के बाद फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और जापान, ये आपको सेकंड पोजीशन पे देखने को मिल जाएंगे। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया 83rd पोजीशन पे है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, और इंडिया के जो पासपोर्ट होल्डर हैं, वो 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। 83 पोजीशन पे इंडिया के साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिटेनिया, सेनेगल एंड तजाकिस्तान भी आपको देखने को मिलेगा, जिनकी पोजीशन 83 नंबर पे है, और इनके पासपोर्ट होल्डर भी 58 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम बॉटम रैंकिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, तो अफगानिस्तान आपको बॉटम पे देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के साथ साथ सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया आपको देखने को मिल जाएंगे। तो टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी? तो सिंगापुर है फर्स्ट नंबर पे, 195 कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। सेकेंड पोजीशन पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है। अगर हम बात करें इंडियन नेबरिंग कंट्री, तो चाइना, चाइना की पोजीशन 60 नंबर पे है। इंडिया 83 पोजीशन पे है। इसके अलावा आप देखेंगे पाकिस्तान 102 और अफगानिस्तान 105, मतलब लास्ट पोजीशन पे आपको अफगानिस्तान मिलेगा, और अफगानिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स को 26 कंट्रीज में ओनली वीजा फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रिसेंटली कई सारे इंडेक्स को पब्लिश किया था, एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, इस इंडेक्स में इंडिया 79th पोजीशन पे था, और डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे था। ये इंडेक्स बताता है कि कोई भी देश और उसकी जुडिशरी किस तरीके से काम करती है, कितना करप्शन लेवल है, एटसेट्रा। फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया 176, मतलब बॉटम 5 पर आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा, और लग्जमबर्ग की पोजीशन फर्स्ट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया 39th पोजीशन पे, और स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा। एंड एशिया पावर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे चाइना और थर्ड नंबर पे इंडिया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया 63rd पोजीशन पे है, वहीं स्वीडन ने टॉप किया है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है पूजा जैन CA 247, यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अदरवाइज आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, ये प्ले स्टोर में आपको अवेलेबल है। यहाँ से भी आप फ्री नोट्स वाले एरिया से काफी सारे नोट्स वहां पे अपलोड किए गए, आप इनको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए
फर्दर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले 6 नवंबर के इंपॉर्टेंट इवेंट को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीजें याद रहें, क्योंकि जितनी ज्यादा बार आप चीजों को रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, चीजें उतने लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। ठीक है, तो जैसे हमने 6 नवंबर को कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट डिस्कस किए थे, इंटरनेशनल न्यूज में हमने डिस्कशन किया था कि जर्मनी ने जो यंग स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल है उनके लिए वीजा कोटा इंप्रूव कर दिया है। पहले वीजा कोटा 20,000 स्टूडेंट के लिए था, 20,000 यंग प्रोफेशनल्स के लिए था, इसको इंक्रीज करके 90,000 कर दिया है। फिर थाईलैंड ने भी वीजा फ्री एंट्री इंडियन टूरिस्ट के लिए एक्सटेंड कर दी है इनडेफिनेट टाइम के लिए। नेक्स्ट हमने देखा था कि केमी बेदेनोच ये पहली ब्लैक वीमेन बन गई है जो कि यूके की कंजर्वेटिव पार्टी को लीड कर रही है, और इन्होंने ऋषि सुनक को सक्सीड किया है। फिर हमने कुछ सोशल एंड लीगल अफेयर्स भी डिस्कस किए थे, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं राजस्थान को कि राजस्थान गवर्नमेंट चाइल्ड मैरिज को एलिमिनेट कर देगी, खत्म कर देगी बाय द 2030। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट स्टेटस के लिए एक कमीशन बनाया था, उस कमीशन के टेन्योर को भी 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस कमीशन का काम था कि जो दलित वर्ग यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं, तो उनको क्या हमें शेड्यूल कास्ट में शामिल करना चाहिए या नहीं, उस पे इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था। नाउ बात करते हैं लिटरेचर एंड बुक्स। तो दो इंपॉर्टेंट बुक को पब्लिश किया गया है। पहली बुक यहाँ पे रिलीज की है हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने। इस बुक का नाम है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजी पार्टनर, और इस बुक के ऑथर आपको मिल जाएंगे श्री राम चौला। एंड रामचंद्र गुहा की भी पुस्तक लॉन्च हुई है जिसका नाम है स्पीकिंग विथ नेचर। इन दोनों बुक्स को हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस में भी हमने कुछ बातें की थी, जैसे कि पंजाब और सिंध बैंक, इसने लॉन्च किया है ई बैंक गारंटी इन द पार्टनरशिप विद NESL। फिर कैश फ्री पेमेंट सर्विस ने एनपीसीआई के साथ सर्टिफिकेशन मिल गया है, इनको एनपीसीआई का सर्टिफिकेशन मिल गया है फॉर यूपीआई स्विच सर्विस। ये किसी भी बैंक की कोर बैंकिंग सर्विस के साथ इंटीग्रेट होके उनको यूपीआई ट्रांजैक्शन प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा हमने कुछ फेस्टिवल्स भी देखे थे, जैसे कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने या कर्नाटका स्टेट में सेलिब्रेट किया गया था बलि पदयामी फेस्टिवल। इसके अलावा गुजराती न्यू ईयर, जिसको हम वेस्तु वर्ष भी कहते हैं, इसको भी सेलिब्रेट किया जाता है फर्स्ट डे ऑफ द कार्तिक मंथ। स्पोर्ट्स में हमने क्या डिस्कशन किया था, अनीश सरकार। अनीश सरकार आप सभी को पता है कि यंगेस्ट, वर्ल्ड के यंगेस्ट चेस प्लेयर बन गए हैं जिनको फिडे में रेटेड किया गया है, रेटिंग की गई है। अतानु दास जी ये एक आर्चर है और इन्होंने रिसेंटली ब्रोंज मेडल जीता है मेंस रिकर्व इवेंट में स्विस ओपन 2024 में। फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमने कुछ न्यूज डिस्कस की थी, जैसे कि इसरो, इसरो ने पहला एनालॉग स्पेस मिशन को लेह में लॉन्च किया है। एंड आरबीआई इनोवेशन हब ने इंट्रोड्यूस किया है म्यूल हंटर। ओके, फिर हमने देखा था कि इंडिया रैंक कर रहा है 72 पोजीशन पे एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, जो कि रिलीज किया गया है बाय द आईएमएफ। और इंडिया रीइलेक्ट हुआ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंटिल 2026। आईएमएफ ने फोरकास्ट किया है कि इंडिया 2025 तक वर्ल्ड की 4th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और ये किसको ओवरटेक कर लेगा, आंसर हो जाएगा जापान को। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी अपने वेबसाइट को और एक्सपांड किया है और 12 लैंग्वेज में इसको इंटीग्रेट किया है। एचडीएफसी सिक्योरिटी ने एंट्री की है वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस में। और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पहला म्यूचुअल फंड बन गया जिसने 10 लाख करोड़ रुपीस के असेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब 10 लाख करोड़ रुपीस के कैप को क्रॉस किया है। ओके, तो ये हमारे कुछ रिकैप्स थे। आज की न्यूज को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बैंकिंग करेंट अफेयर्स मैगजीन अवेलेबल है अक्टूबर मंथ की विथ 150 एमसीक्यूज। आप इस मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। इसके अलावा 150 एमसीक्यू की अलग से फाइल भी अवेलेबल है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ओके, और एसएससी वाले स्टूडेंट के लिए ये स्पेशल एक प्रोडक्ट है, ये डेफिनेटली 100% आपको यूजफुल रहेगा, जिसमें एसएससी के पिछले 5 सालों में आए हुए अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया गया है। लगभग 7000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये कंप्लीट ई बुक भी अवेलेबल है और इंडिविजुअल ई बुक भी आपको अवेलेबल मिल जाएगी, और दोनों ही प्रोडक्ट आपको अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ठीक है,
चलिए अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में। पहले पर्सन है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएसए में। यूएसए में रिसेंटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने डिफीट किसको किया है? कमला हैरिस को किया है। कमला हैरिस जो कि जो बाइडेन गवर्नमेंट के समय वाइस प्रेसिडेंट यूएसए की आपको देखने को मिलेंगी। डोनाल्ड ट्रंप इसके पहले भी यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 45वें नंबर के प्रेसिडेंट 2017-19 से 2021 में डोनाल्ड ट्रंप आप देखेंगे कि यूएसए के प्रेसिडेंट थे 45वें नंबर के, और वापस से ये 47वें नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं और इन्होंने कमला हैरिस को डिफीट किया है। और किसको सक्सीड करने वाले हैं? तो जो बाइडेन को ये सक्सीड करने वाले हैं। इसके अलावा जेम्स डेविड वैंस, जेम्स डेविड वांस आप देखेंगे ये भी रिपब्लिकन पार्टी से हैं और ये नए वाइस प्रेसिडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे यूएसए के। ओके, यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसको कांग्रेस कहते हैं और ये भी आपकी बाई कैमरल है, मतलब इसमें भी आपकी अपर हाउस और लोअर हाउस देखने को मिलेगा। अपर हाउस को सीनेट कहते हैं जिसमें 100 मेंबर है और लोअर हाउस को हम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं जिसमें 278 मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यूएसए के प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में, जैसे कि हमारे देश में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर 5 ईयर का होता है, बट यूएसए में जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं और उनका टेन्योर 4 ईयर्स का होता है। और यहाँ पे दो बार से ज्यादा कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जैसे कि हमारे देश में कोई भी प्रोविजन नहीं है, कोई भी पर्सन कितनी बार भी हमारे देश में प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम 2 बार ही यूएसए का प्रेसिडेंट बन सकता है। केवल और केवल एकमात्र यूएसए के प्रेसिडेंट रहे हैं जो 4 बार यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं, जिनका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे आप, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये 1933 से 1945 तक यूएसए के अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई थी जो हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस की है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आ सकता है, ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज करा देती हूँ। रिसेंटली यहाँ पे 7th नंबर की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की असेंबली हुई थी जिसमें 3rd नंबर के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सिलेक्ट किए गए हैं, जिनका नाम क्या है? आशीष खन्नन इनका नाम है। आईएसए का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था। गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। आशीष खन्नन का जो टेन्योर है वो 2 सालों के लिए रहेगा और इन्होंने अजय माथुर को सक्सीड किया है, ठीक है। अगला नाम आता है राहुल भावे का। ये है राहुल भावे और इन्हें एमडी एंड सीओ के रूप में चुना जा रहा है। और किसमें? आईएफसीआई में। देखेंगे एफएसआईबी जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कमेटी है जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के एमडी और सीओ को शॉर्टलिस्ट करती है, उनको रिकमेंड करती है। तो एफएसआईबी ने रिसेंटली आईएफसीआई के एमडी और सीओ के नाम को सजेस्ट किया है जिनका नाम है राहुल भावे। राहुल भावे इसके पहले डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं आईएफसीआई के। आईएफसीआई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसका फॉर्मेशन 1948 में हुआ था और एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो कि एनएसई और बीएसई में लिस्टेड है। अब यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे कुछ बैंकिंग अपॉइंटमेंट्स हैं जो रिसेंटली हुई हैं, जिनमें से एक अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नहीं 2 अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है एमडी एंड सीईओ ऑफ पंजाब नेशनल बैंक जो बन चुके हैं अशोक चंद्र। इसके अलावा सीएफओ ऑफ एचएसबीसी बैंक, ठीक है, इनको बनाया गया है पैम कौर जो कि फर्स्ट फीमेल सीएफओ आपको देखने को मिल जाएंगी एचएसबीसी बैंक की। नेक्स्ट बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर। कुछ दिन पहले जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए थे और इलेक्शन होने के बाद वहां पर आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? ओमर अब्दुल्ला बने हैं, जिनको हम लीडर ऑफ द हाउस भी कह सकते हैं। अब बीजेपी जो है वो अपोजिशन में है क्योंकि बीजेपी को 29 सीट्स मिली थी, तो बीजेपी अपोजिशन में है, तो अपोजिशन के जो लीडर है वो बीजेपी से हैं जिनका नाम है सुनील शर्मा। अभी यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली के स्पीकर को अपॉइंट किया गया है, स्पीकर को इलेक्ट किया गया है और यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीडर अब्दुल रहीम आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, ये जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के स्पीकर बन गए हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम रिसेंटली इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग हो रही थी जिसको लीड कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी
और यहाँ पर रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी, इसको अप्रूव कर दिया है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के साथ अलाइन होती है। इसका पर्पस है जो यहाँ पे ब्रिलियंट स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और फर्दर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। अगर ऐसे स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं हायर स्टडी किसी भी पब्लिक या फिर प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या करेगी, लोन प्रोवाइड करेगी और उसमें लोन में सब्सिडी मतलब डिस्काउंट भी प्रोवाइड करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विल इंप्लीमेंट द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करेगा, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रन करेगी। अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो कोई भी स्टूडेंट अगर वो एलिजिबल है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो वो वहां पर इनरोल करा सकता है और इनरोल कराने के साथ साथ उनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कोलेट्रल फ्री लोन होगा एंड गारंटियर कौन होगा, गारंटियर यहाँ पे गवर्नमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। इस लोन में ट्यूशन फी को कवर किया जाएगा। ट्यूशन फी के साथ साथ जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं स्टूडेंट के वो भी इस लोन में कवर होंगे। Under the scheme, loan up to the 7.5 lakh rupees will be eligible for the credit guarantee of 75% of the outstanding loan default amount. Sometime student जो है वो लोन तो ले लेते हैं लेकिन लोन को पेमेंट नहीं कर पाते, रीपेमेंट नहीं हो पाती, जिसके कारण लोन डिफॉल्ट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में बैंक ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट अप टू 7.5 लाख रुपीस तक का लोन लेता है और लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो 75% गारंटी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक्स को रीपेमेंट करने का काम करेगी। ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन के बारे में मतलब डिस्काउंट के बारे में या सब्सिडी के बारे में भी बात की गई है। पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम में कहा गया है an interest subvention of 3% will be borne by the government for the loan up to the 10 lakh rupees। तो जैसे कि हम जाते हैं बैंक में और बैंक से हमने एजुकेशन पर्पस के लिए लोन लिया, फॉर एग्जांपल 7% इंटरेस्ट पर हमको लोन प्रोवाइड हुआ तो 3% डिस्काउंट गवर्नमेंट हमको देगी, तो 7 माइनस 3 मतलब 4% ही आपका इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा अप टू 10 लाख रुपीस तक के लोन के लिए। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। स्टूडेंट हुज फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 8 लाख रुपीस, ऐसे स्टूडेंट जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख रुपए से कम है, ठीक है, और उनको और किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप नहीं मिलती है तो वो सभी स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल आपको देखने को मिलेंगे। गवर्नमेंट का टारगेट है कि 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट को सब्सिडी प्रोवाइड करना है। जब सब्सिडी प्रोवाइड करेंगे तो इसके लिए बजट भी रखना होगा। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 24-25 से 2030-31 के लिए 3600 करोड़ रुपीस का बजट अलॉट भी किया हुआ है। आई होप आपको ये स्कीम क्लियर हो गई होगी। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड में। आप यहाँ मैप में नागालैंड की लोकेशन देख सकते हैं, ये नागालैंड है जो कि आसाम के साथ यहाँ पे मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, म्यांमार है, इनके साथ बॉर्डर भी शेयर कर रहा है। ठीक है, ला गैनसेन यहाँ पे गवर्नर मिल जाएंगे और नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम नेफ्यू रियू है। और नागालैंड में एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है मेलेरू। ठीक है, मेलेरू डिस्ट्रिक्ट, ये 17th नंबर का डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा कहां पर, नागालैंड में। ओके, नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 16th एडिशन ऑफ यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हो रही है। 16th एडिशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कहां पर हो रहा था, कोलंबिया में हो रहा था। और कोलंबिया में यहाँ पे जब एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने बायोडाइवर्सिटी प्लान को अपडेट किया है। इंडिया कमिट टू 30% प्रोटेक्टेड एरिया इन अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी प्लान। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अपडेट किया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान। कब अपडेट किया है, जो 16 नंबर की यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हो रही थी कोलंबिया में, और इन्होंने यहाँ पे 23 नेशनल टारगेट और 23 ग्लोबल गोल को अलाइन करके अपने टारगेट को डिफाइन किया है। ये जो जैसे कि हम बात करते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में जिसको यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है और 2030 तक उनको इम्प्लीमेंट करना है, वैसे यहाँ पे जो 15th नंबर की यूएन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कनाडा में 2022 में हो रही थी तो 23 ग्लोबल गोल डिसाइड किए गए हैं कि किस तरीके से हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो उसी के चलते यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट किया है कि हम अपने टेरेस्ट्रियल,
इनलैंड वाटर एंड कोस्टल मरीन मतलब अपनी बायोडाइवर्सिटी का 30% एरिया प्रोटेक्ट करेंगे बाय द 2030। ये कमिटमेंट किसका है? इंडियन गवर्नमेंट का है। ऑब्वियसली बात है, जब आप कोई कमिटमेंट करते हो, प्रोटेक्शन की बातें कर रहे हो, तो आपको फंड भी करना पड़ेगा। तो इसमें कहा है कि हमारा प्रोजेक्शन है कि हम एनुअली जो हमारा एक्सपेंडिचर हम करेंगे, एनुअली जो हम खर्चा करेंगे वो 81,000 करोड़ रुपीस का करेंगे 2030 तक। ठीक है, ये बात इस पे मेंशन की गई है। इंडिया ने यूएन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 1994 में ज्वाइन किया था। इंडिया जो है वो 7 to 8% वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी या वर्ल्ड में जितनी भी स्पीसीज हैं उनको होल्ड करता है, जबकि हमारा एरिया काफी कम है, 2.4% ऑफ द ग्लोबल लैंड एरिया। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कुछ डिफेंस की न्यूज पे। थर्ड एडिशन ऑफ महासागर वर्चुअली होस्टेड बाय द इंडियन नेवी। तो वर्चुअली इंडियन नेवी ने होस्ट की है थर्ड एडिशन महासागर को। महासागर का मतलब होता है मैरीटाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। बेसिकली इंडियन ओशियन रीजन में जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सभी कंट्रीज की जो नेवल फोर्सेज हैं, उन सभी नेवल फोर्सेज के जो हेड होते हैं, उनकी वर्चुअल मीटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिससे हम फ्रेंडली रिलेशन को बूस्ट कर सकें और ऑब्वियसली बात है सिक्योरिटी को इनहांस करना इसका पर्पस है। पहली जो हाई लेवल मीटिंग वर्चुअली हुई थी वो 2023 में हुई थी, जिसको होस्ट किसने किया था? उसको उस समय हमारे जो नेवल चीफ थे आर हरि कुमार, उन्होंने होस्ट किया था। इस थर्ड एडिशन में टोटल 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है। बांग्लादेश, कोमोरोस, केन्या, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, सेशल्स, श्रीलंका एंड तंजानिया। आप सभी देख सकते हैं कि ये सभी कंट्री आपको इंडियन ओशियन की कंट्री देखने को मिल जाएंगी। और इस थर्ड एडिशन को चेयर कौन कर रहे हैं या चीफ कौन है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। इसकी थीम आपको क्या मिल जाएगी? ट्रेनिंग कॉपरेशन टू माइग्रेट कॉमन मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन इंडियन ओशियन रीजन। ये आपको थीम देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से ये थर्ड एडिशन आपकी वर्चुअल मीटिंग हुई है महासागर की। महासागर के बाद हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस गन के बारे में। इसका नाम है अस्मी। अस्मि बेसिकली एक संस्कृत वर्ड है जो कि अस्मिता से लिया गया, जिसका मतलब होता है प्राइड। हिंदी में उसे क्या कहते हैं? प्राइड कहते हैं। ठीक है, ये जो अस्मि है इसको यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है जिसने इसको डेवलप किया है, और कंप्लीटली इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी मतलब मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी इसमें यूज हुई है। इस कंपनी का नाम है लोकेश मशीन लिमिटेड। लोकेश मशीन लिमिटेड का फॉर्मेशन 1983 में किया गया था बाय द एम लोकेश्वर राव। ठीक है, तो नदन कमांड ऑफ द आर्मी इंडक्ट इंडिजीनियस 550 अस्मी मशीन पिस्टल। तो यहाँ पे अस्मी मशीन गन को 550 गन्स को नदन कमांड ऑफ आर्मी ने इंडक्ट किया है अपनी स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए। डन। तो ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यू को डिस्कस कर लेंगे। वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड्स के बीच में जो वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लिंक को शेयर करना है। ओके। विच एडिशन ऑफ वियतनाम इंडिया बायलिटरल आर्मी एक्सरसाइज विनवेक्स 2024 कॉमर्स एट द अंबाला। तो अंबाला में विनवेक्स एक्सरसाइज का कौन सा एडिशन हुआ है? 5th एडिशन। ठीक है, अब रिसेंटली कुछ और एडिशन, कुछ और एक्सरसाइज हुई है, जैसे कि 9th एडिशन गरुण शक्ति का। गरुण शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है। फिर 15th एडिशन हुआ है आपका वज्र प्रहार एक्सरसाइज का, जो इंडिया और यूएसए के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड whom एज द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ इट्स न्यू दिल्ली सर्कल। तो अपने नए दिल्ली सर्कल के लिए मतलब चीफ जनरल मैनेजर किसे बनाया है? तो ये बनाया गया है देवाशीष मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी। In November 2024, Oil and Natural Gas Corporation मतलब ONGC announced the formation of 50-50 50:50 joint venture company with which among the following। तो यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन एंड एनटीपीसी लिमिटेड ने एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी का फॉर्मेशन किया है, और दोनों में इसकी जो शेयर होल्डिंग है वो 50:50 की शेयर होल्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी। कल के सेशन में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था कि हमारे देश की पहली ऑयल एंड गैस मीथेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन करने वाली कंपनी कौन सी बन गई है? आंसर हो जाएगा कर्न ऑयल एंड गैस। ऑप्शन नंबर डी। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली इनका गोल्ड रिजर्व कितना है? तो 855.73 मेट्रिक टन गोल्ड रिजर्व आरबीआई के पास अवेलेबल है। ऑप्शन बी। 47th नंबर के यूएसए के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? तो ट्रंप बन गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन विच कैटेगरी
कन्नड़ा शॉर्ट फिल्म सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, इस मूवी के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया है। सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट वर द फर्स्ट वंस टू नो, इस मूवी को रिसेंटली ऑस्कर के लिए ऑस्कर मतलब ऑस्कर के लिए क्वालिफाई की गई है। ये 2025 के ऑस्कर के लिए इसको शॉर्टलिस्ट किया गया है। किस कैटेगरी में? तो